आज जो है उनके आखिरी वर्क गुलिवर्स ट्रेवल की चर्चा होगी और इसके बाद हम लोग रोज राइटर्स पर जो पीरियाडिकल एसेज की शुरुआत एडिसन और स्टील से होती है, अगर सेशन अनुमति देगा तो उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे। नहीं तो कल जोनाथन स्विफ्ट के बाद हम लोग स्टील और एडिसन जो पीरियाडिकल ऐसे राइटर्स हैं उनकी चर्चा हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन या ट्रांजिशन एज, या जिसको आप एज ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी कहते हैं, जिसके बारे में कल या परसों से चर्चा शुरू हो जाएगी। फिर आ जाएंगे हम लोग रोमांटिक एरा पर। रोमांटिक एरा के जितने भी ओल्डर जनरेशन के और यंगर जनरेशन के जितने भी पोएट्स हैं, जितने राइटर हैं, उनकी चर्चा कर लेंगे। हम लोग काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये 2-2, 3-3 बार हो जाएगा आपका लिटरेचर भी और लैंग्वेज भी। थोड़ा सा मैं पिछले से चाहूँगा कि कैमरे का फोकस बोर्ड पर कर दें। आज गुलिवर्स ट्रेवल in fact it is a mockery of English custom and politics of the day. इन्वर्टर गया बड़ा इन्वर्टर गया क्या मतलब? लाइट है क्या? लाइट है अभी हाँ दोस्तों, जो है थोड़ा सा इन्वर्टर भी धोखा दे गया है। जब तक लाइट चल रही है तब तक जो है काम चलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि गुलिवर्स ट्रेवल इज ए मॉकरी ऑफ इंग्लिश कस्टम एंड पॉलिटिक्स ऑफ द डे। तत्कालीन ब्रिटिश समाज, उसके रीति रिवाज और नीतियों के ऊपर एक करारा व्यंग है। गुलिवर, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दूं चारों जर्नी के बारे में। लेमुअल गुलिवर वॉज ए ब्रिटिश सर्जन, और याद रखिएगा कि ये कोई जो है रियल कैरेक्टर नहीं है, इमेजिनरी कैरेक्टर है। तो ही वॉज अ ब्रिटिश सर्जन एंड देन शिप कैप्टन। When he got bored out of the humdrum of British society and the meanness of men, then he wanted a change and he started a journey. So first of all, when he started his sea journey, the sea storm washed his ship to an island known as Island of Lilliput. तूफान के कारण जब उसका शिप रैक हो जाता है, उसका जहाज नष्ट हो जाता है, तो वो एक लिलीपुट नामक आइलैंड के करीब पहुंचता है। और लिलीपुतियंस जो भी थे, लिलीपुट आइलैंड के निवासी, दे वर नॉट मोर देन 6 इंच हाई। 6 इंच से वो ज़्यादा के नहीं थे। कि व्हेन दे सॉ द जाइजेंटिक पर्सनैलिटी washed by the sea waves at their shore, they were surprised. बेहद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना बड़ा मनुष्य उन्होंने कभी देखा नहीं था। They fastened Gulliver with rope and thousands of Lilliputians carried him to the court of King of Lilliput. तो हजारों की संख्या में लिलीपुतियन लोग उसको बात करके गुलिवर को राजा के दरबार में पेश करते हैं। The king and queen were also surprised, but they welcomed him. But very soon, Lilliputians grew bored of Gulliver because he ate too much. लेकिन बहुत जल्दी, पहले तो स्वागत करते हैं गुलिवर का, लेकिन बहुत जल्दी वो बोर हो जाते हैं। और बोर इस कारण से हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है भोजन किया करता था। और एक दिन की बात है कि रॉयल पैलेस में आग लग जाती है और गुलिवर उसको
बाई यूरिनेटिंग एक्सटिंग्विशेस द फायर, यूरिनेट करके उस आग को बुझा देता है। देन ही वॉज ब्लेम्ड, गुलिवर वॉज ब्लेम्ड एंड वॉज ड्रिवन आउट ऑफ लिलीपुट। फिर लिलीपुट के लोग ये भी चाहते थे कि पड़ोस के किसी राज्य के ऊपर, जिसको हैप्लुस कहा करते थे, वो विस्तार से उसकी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ से वो एक जहाज पकड़ता है और फिर वापस इंग्लैंड जाता है। उसकी दूसरी यात्रा शुरू होती है ब्राउडिंग नेक की। तो लिलीपुट के गुलिवर्स ऑफ ट्रेवल के पार्ट फर्स्ट लिलीपुट के द्वारा वास्तव में मीननेस ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन के लोगों की जो नीचता है, इसके ऊपर करारा व्यंग किया है। गुलिवर सेकेंड जर्नी इज टू ब्राउडिंग नेक। गुलिवर की जो दूसरी यात्रा है वो ब्राउडिंग नेक की होती है। एंड थ्रू ब्राउडिंग नेक स्विफ्ट मार्क्स एट एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की विस्तारवादी नीति के ऊपर जो है करारा प्रहार किया है। ब्राउडिंग नेक जब गुलिवर पहुंचता है तो ये पाता है कि वहाँ के निवासी बहुत जाइजेंटिक शेप में हैं और प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर, जैसा कि स्विफ्ट ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति 72 फीट का हुआ करता था। एवरी पर्सन, एवरी इनहेबिटेंट ऑफ ब्राउडिंग नेक वॉज नॉट लेस देन 72 फीट इन हाइट, 72 फीट से नीचे के नहीं हैं। When he was washed ashore, गुलिवर जब समुद्र के किनारे पहुंचता है ब्राउडिंग नेक के, तो a farmer saw him and picked him up, brought him to his home, उसको उठाता है और अपने घर लाता है। His daughter ग्लमडाल्चिक, उस फार्मर, उस किसान की बेटी का नाम है ग्लमडाल्चिक। वो बेहद प्रभावित होती है और गुलिवर से खेलना शुरू करती है। ग्लमडाल्चिक की तुलना में वो बिल्कुल उसको हथेलियों पर लेकर के घुमा करती है। और गुलिवर के वहाँ पहुँचने की खबर ब्राउडिंग नेक के राजा को भी मिलती है। रानी, ब्राउडिंग नेक की रानी बेहद प्रभावित होती है और फिर ग्लमडाल्चिक को ये कहती है कि वो उसको ले करके वापस आए। और ग्लमडाल्चिक फिर गुलिवर को हथेली पर लेकर के पहुंचती है रानी के सामने। रानी एक पिंजरा सा बनवाती है जिससे उसको रहने के लिए सुविधा हो। फिर बाजारों में ले करके प्रदर्शन किया करती है और इस प्रदर्शन से भी गुलिवर बहुत जल्दी ऊब जाता है। और राजा जब, ब्राउडिंग नेक का राजा जब पूछता है कि तुम्हारे देश के निवासी कैसे हैं, और जब गुलिवर अपने देश के निवासियों की चर्चा करता है कि वो कितने छोटे हैं और उनके भीतर कितना जहर भरा हुआ है, तो ब्राउडिंग नेक का राजा कहता है दे आर ऑडियस वर्मिन, वो बेहद ऑडियस वर्मिन हैं, बेहद खतरनाक लोग हैं। और ऐसे लोगों के बीच से अगर आया हुआ कोई व्यक्ति हमारे बीच में रहेगा तो निश्चित रूप से वो अपना विशियस प्रभाव, अपना जहरीला प्रभाव ब्राउडिंग नेक के लोगों के बीच में भी छोड़ेगा और फिर उसको भगाया जाता है। गुलिवर फिर तीसरी यात्रा लापुता की करता है। लापुता वास्तव में एक ऐसा आइलैंड है जो फ्लाइंग आइलैंड कहा जाता है, उड़ता हुआ द्वीप है। थ्रू लापुता शिफ्ट हैज मार्क्ड एट इम्प्रैक्टिकल इन्वेंशन एंड डिस्ट्रक्टिव मोटिव्स ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो विध्वंसकारी उद्देश्य है और जो वैज्ञानिक इन्वेंशन है जो इम्प्रैक्टिकल हैं, अव्यवहारिक हैं और विनाशकारी हैं, इसके ऊपर लापुता के माध्यम से स्विफ्ट ने प्रहार किया है। लापुता के लोग विज्ञान को मानने वाले हैं, उनकी सारी सोच मैथमेटिक्स और म्यूजिक के ऊपर होती है। वहाँ के निवासियों की विशेषता यह है कि उनकी एक आँख नीचे की ओर होती है और दूसरी आँख आसमान की तरफ होती है। तो
वे आइलैंड के ऊपर अपने तरह तरह के जो है वैज्ञानिक आविष्कार किया करते हैं, लेकिन मानव जीवन के कल्याण के लिए वो आविष्कार नहीं है। तो लापता के माध्यम से विज्ञान की विध्वंसकारी नीति के ऊपर स्विफ्ट ने प्रहार किया है, और उसकी आखिरी यात्रा जो चौथी यात्रा है वो HOUYHNHNMS, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, HOUYHNHNMS। वास्तव में ये दुनिया के किसी भाषा में कोई शब्द नहीं है, इसका उच्चारण भी, इसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस तरह के एब्सर्ड वर्ड को टाइटल क्यों बनाया स्विफ्ट ने गुलिवर की फोर्थ जर्नी का। तो इसका सीधा सा उद्देश्य स्विफ्ट का ये था, मॉकरी ऑन एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव अस्तित्व वास्तव में एब्सर्ड है, अर्थहीन है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और छोटे से जीवन में मनुष्य इतने ज़्यादा उपद्रव करता है, इतना ज़्यादा विध्वंसकारी सोच पैदा करता है कि मानो जीवन का क्या सार्थक उद्देश्य है इस दुनिया में, इसका कुछ पता नहीं चलता है। दिस इज द रीज़न दैट स्विफ्ट हैज़ सप्लाइड एब्सर्ड टाइटल। और मैंने बताया कि दुनिया के किसी भी भाषा में इस तरह का शब्द नहीं है और इसका कोई अर्थ भी नहीं होता है। इससे स्विफ्ट ने ये संदेश दिया है कि पूरा का पूरा मानव जीवन और उसका अस्तित्व एक एब्सर्डिटी है। इस आइलैंड पर पहुंचने के बाद गुलिवर को ये पता चलता है कि यहाँ के जो निवासी हैं वो हाफ ह्यूमन हैं, जिसको ह्यूमनाइड भी कहा जा सकता है। इस आइलैंड के निवासी जो हैं वो दो तरह के हैं। एक तो जो है इंटेलिजेंट और रेशनल हॉर्स हैं, बुद्धिमान हैं, वो घोड़े हैं, लेकिन वो मनुष्य की भाषा बोलते हैं, मनुष्य जैसा थोड़ा सा तर्क उनके अंदर है। और दूसरे तरह के जो प्राणी हैं जो ब्रूटिश हैं, फिल्थी हैं, बिल्कुल क्रूर हैं, गंदे हैं और काफ़ी लालची हैं, उस तरह के निवासियों को याहू कहा गया है। याहू, YAHOO। याहू लोग बड़े क्रूर स्वभाव के हैं, फिल्थी हैं, ग्रीडी हैं और हाफ ह्यूमन क्रिएचर हैं, ह्यूमनाइड हैं। और इस तरह से स्विफ्ट ने ये दिखाया है कि पूरा का पूरा मानव जीवन एक तरह का एब्सर्ड है, इसका कोई तुक नहीं है। मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है अगर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, मानवता के विरुद्ध है, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो मित्रों, ये शार्ट में हो गई थोड़ी सी गुलिवर्स के ट्रेवल की। और जहाँ तक कि गुलिवर्स ट्रेवल का ओरिजिनल टाइटल था ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। गुलिवर्स ट्रेवल का जो मूल टाइटल है ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूर दराज के विभिन्न देशों की यात्राएं, जिसको शॉर्ट में गुलिवर्स ट्रेवल कहा गया है। तो ये आपके ऑगस्टन एरा के या एज ऑफ पोप के राइटर्स की जो है चर्चा हो गई। अब ऑगस्टन एरा में एक नई शुरुआत होती है पीरियाडिकल राइटिंग की या पीरियाडिकल एसे राइटिंग की। तो द एज ऑफ पोप आल्सो विटनेस्ड द बिगनिंग ऑफ पीरियाडिकल एसेज एंड कैरेक्टर राइटिंग। पोप का जो दौर है वो एक बात का और गवाह बनता है कि पोप के दौर में ही पीरियाडिकल एसे और कैरेक्टर राइटिंग की शुरुआत हुई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर पीरियाडिकल एसेज। तो एसेज ऑन मैनरिज्म, स्टाइल ऑफ द देन ब्रिटिश सोसाइटी इज नोन एज पीरियाडिकल एसेज। अगर कोई आपसे पूछता है, अक्सर पूछते हैं कि पीरियाडिकल एसेज क्या है, तो ऐसे निबंध जो तत्कालीन ब्रिटिश समाज के तौर तरीकों, जीवन शैली
कि ऊपर जो लिखे जाते थे उनको पीरियाडिकल एसेज कहा जाता था। मैं फिर से बता दूं, दैट एसेज दैट कंटेन्स मैनरिज्म and lifestyle of the then society is known as periodical essays. So Joseph Addison and Richard Steele were the exponent of periodical essay writing. और periodical essay में कैरेक्टर राइटिंग भी आ जाती है, जिसको चरित्र चित्रण भी कहते हैं। हिंदी साहित्य में भी आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी चरित्र चित्रण के ऊपर। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, द कैरेक्टर राइटिंग वाज स्टार्टेड बाय थियोफ्राटस। मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा करके जो है लिखना चाहूँगा। तो ये आज तो कैसे रात में लाइट नहीं थी क्या? इसके लोग खुद जनरेटर चला हुआ है। थोड़ा कैरेक्टर राइटिंग क्या होती है इसके बारे में। कैरेक्टर राइटिंग थियोफ्राटस, याद रखिएगा ये। Theophrastus was the father of character writing. चरित्र चित्रण या कैरेक्टर राइटिंग की बात की जाए तो इसकी सबसे पहले शुरुआत प्राचीन यूनान में थियोफ्राटस ने की थी। इसीलिए थियोफ्राटस को फादर ऑफ कैरेक्टर राइटिंग कहा गया है। बट इन इंग्लिश लिटरेचर Joseph Addison and Richard Steele are chief exponent of character writing. जहाँ तक जोसेफ एडिसन की बात है, जोसेफ एडिसन delineated seven immortal characters. ये अक्सर नेट में पूछ लिए जाते हैं, 7 अमर पात्रों के। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी नेट में ये पूछा गया है कि वेदर द 7 immortal characters which were delineated by Joseph Addison were real or fictitious one। क्या ये 7 के 7 कैरेक्टर ये वास्तविक हैं या फिर काल्पनिक हैं? तो उसका सीधा सा जवाब है कि जब स्पेक्टेटर क्लब की स्थापना किया था जो जोसेफ एडिसन ने, उसमें 7 तरह के जो कैरेक्टर थे वो फिक्सियस थे, यानी कि इमेजिनरी थे। मैं उनके नाम भी दे दूँ सर। पहला तो है सर रोजर डी कावर्ली, मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद जोसेफ एडिसन के वर्क और उनके स्टाइल की चर्चा की जाएगी। तो सर रोजर डी कावर्ली, पढ़ा होगा आपने एडिसन को ग्रेजुएशन में या पीजी में। सर रोजर डी कावर्ली। दूसरा है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट,
ब्यूटिव और विल हनीकॉम, विल हनीकॉम। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं आपके सिटी मर्चेंट, सिटी मर्चेंट, कैप्टन सेंट्री, कैप्टन, सी कैप्टन और शोल्डर। एक दो तीन चार पाँच एंड शोल्डर तो नहीं है इसका, एक ऐसी और एंड और साथ में एडिशन हिमसेल्फ। एडिशन हिमसेल्फ। तो ये जो 7 कैरेक्टर हैं इनका डिलिनिएशन स्पेक्टेटर क्लब में किया है। अब एडिशन के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बेटा अभी समय है 10 हैं? 10 चलो। जोसेफ एडिसन was born in 1672 and died in 1790. सत्रह सौ 19 में उसकी मृत्यु हो गई थी। He was the contributor, अगर उसके वर्क्स की चर्चा करेंगे, he was contributor to the magazine started by Richard Steele। अब जो इंफॉर्मेशन मैं दूंगा उसको जो है आप ध्यान रखिएगा। द टैटलर एंड स्पेक्टेटर। जिस मैगजीन द टैटलर की स्थापना और स्पेक्टेटर की स्थापना रिचर्ड स्टील ने की थी, उसमें निबंधों को जो है उसमें निबंधों को एडिशन भी दिया करता था। स्पेक्टेटर was started the Spectator was started on 1st May, on March 1st, on 1st March 1711, 1711 के पहले मार्च में इसकी शुरुआत हुई थी एंड इट एंडेड on 6th December, ended on 6th December 1711. It was published daily excepted Sunday. एक्सेप्टेड संडे यानी संडे के अलावा स्पेक्टेटर का प्रकाशन प्रतिदिन हुआ करता था। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आफ्टर 18th मंथ जोसेफ एडिसन, मैं बोल दूँ कि लिखता जाऊँ,
आप लोग जरा जवाब दें, लिखते हैं। इतनी मेहनत करवाओगे भाई। फिर चलो the tatler and the spectator contained the tatler and the spectator contained, ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। टैटलर और स्पेक्टेटर में कुल 635 एसेज थी। ये चीज जो है दोनों मैगजीन में कुल रिचर्ड स्टील और जो है एडिसन का जो योगदान था कुल मिलाकर के 635 एसे का था। एडिसन कंट्रीब्यूटेड 272। एडिसन कंट्रीब्यूटेड 272 एसेज। एडिसन ने इन दोनों मैगजीन में कुल मिलाकर के 272 एसे 274 274 essays, and Steele contributed 240 essays, and the rest 121 essays were contributed by their friends। तो दोनों मैगजीन में टैटलर और स्पेक्टेटर में कुल मिलाकर के एडिसन और स्टील में वो 635 ऐसे लिखे थे, जिसमें अकेले एडिसन का जो योगदान था वो 274 ऐसे का था, स्टील का 240 ऐसे का, और बाकी जो 121 ऐसे वो एडिसन और स्टील के अलग अलग मित्रों ने जो है कंट्रीब्यूट किया था। मित्रों, अब एडिसन और स्टील को हम लोग कल ख़त्म करेंगे, शाम की मीटिंग में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये भी तो ये बताओ कि